गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की का पहला अध्याय है संख्या पद्धति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले संख्या कैसे बनती है। तो संख्या बनने के लिए हमें अंकों की ज़रूरत पड़ती है और टोटल अंक होते हैं 10, जिनमें हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अंक 10 अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन अंकों के द्वारा हम प्रत्येक संख्या का निर्माण करते हैं। अब ये संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृति में चारों ओर स्थित अनेक वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्याएं काम में ली जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं और इन्हें n से प्रकट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से आपको प्रश्न बनाना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। ऐसे ही दूसरी आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि हम जो प्राकृत संख्या है उसमें 0 को शामिल करते हैं तो जो संख्याएं बनती हैं उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब जैसे ये हमारे पास प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3 इस प्रकार से ये अनंत तक होती है। अगर यहाँ पर 0 है, बाहर है, अगर हम इन सभी को सम्मिलित रूप से अगर रखते हैं तो हमारे पास पूर्ण संख्याओं का निर्माण होता है। पूर्ण संख्या ये होती है पूर्ण संख्याएं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न आना है कि इस डायग्राम से हम एक प्रश्न हल करते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में सारी प्राकृत संख्या है, ये क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 0 से, और 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से अनंत तक होती है। इन्हें हम W से प्रकट करते हैं। W का मतलब होल नंबर। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न हल किया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो इस डायग्राम से हमने समझ लिया कि जैसे इस डायग्राम के जो अंदर डायग्राम है इसके अंदर प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या हैं 1 से लेकर अनंत तक। ये 0 बाहर है। अब इस पूरे बाहर वाला जो वृत्त है, इस वृत्त के अंदर 0 भी है। तो सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अगली जो संख्याएं आती है वो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं किसे कहेंगे? कि पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करते हैं, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जो संख्याएं बनती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब ये पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक तो सबसे पहले होती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक हो गई शून्यात्मक पूर्णांक संख्या, और तीसरी हो गई धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब इसी डायग्राम को यहाँ पर बनाते हैं। जैसे इस वृत्त के अंदर सभी पूर्णांक संख्याएं हैं अनंत तक, और बाहर जैसे 0 है, ये प्राकृत संख्या के बाहर रहेगा। यहाँ पर इस पूरे डायग्राम में ये प्राकृत संख्या, ये पूर्ण संख्या हो गई। ये पूरा जो डायग्राम है ये किसको डिनोट करेगा? पूर्ण संख्या को, पूर्ण संख्या। अब इस डायग्राम के बाहर और संख्या बच गई -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से माइनस इनफाइनाइट तक। अब इस पूरे जो बाहर वाला वृत्त है
इसमें जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी कैसी होगी, पूर्णांक संख्याएं। अब यहाँ से भी हम इस प्रकार से प्रश्न बना सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है, या प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1, -2, -3 ये प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इसी प्रकार से हम अगली जो संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q का मान 0 नहीं होगा तथा p व q पूर्णांक संख्याएं होंगी। यहाँ पर p और q का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन यहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा। और इन्हें हम q से प्रकट करते हैं, q से प्रदर्शित किया जाता है। और अब जैसे p बटा q का मतलब है यहाँ पर 2 और बटा 3, ये एक परिमेय संख्या है। 2 बटा 3 एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर p का मान तो कितना है 2 और q का मान है 3। इस प्रकार से हम परिमेय संख्या, अब जैसे हम यहाँ पर एक परिमेय संख्या है या नहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अगर एक में को अगर बटा के रूप में लिखते हैं तो 1 बटा 1, इसका मान 1 ही होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक संख्या और ले लेते हैं 4, क्या ये 4 परिमेय संख्या है? हाँ, ये 4 परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 को हम 4 बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब शून्य एक प्राकृत संख्या है या नहीं? शून्य को हम 0 बटा 1 कर सकते हैं, क्योंकि शून्य में 1 का भाग देंगे वापस कितना आएगा, 0। इसका मतलब शून्य भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया कि सभी प्राकृत संख्या, सभी तो प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब जिसको p बटा q के रूप में, अब सारी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ये सारी प्राकृत संख्या है, हम इनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर अगर 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये क्या होगी, ये सारी पूर्ण संख्याएं बन गई। और 0 को भी 0 बटा 1 कर सकते हैं। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। अब बच गई कौन सी, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? इसमें -1, -2, -3 इस प्रकार की संख्याएं जो पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं? क्या हम इसको भी -1 बटा 1, अगर हम -1 में 1 का भाग देंगे तो वापस आपके पास आंसर -1 ही आएगा। इसका मतलब प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी क्या होती है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। और शून्य भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अगला टॉपिक है कि तुल्य परिमेय संख्या कौन सी होती है। तुल्य परिमेय संख्या, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है 2 बटा 3, अब ये 2 बटा 3 इसकी तुल्य परिमेय संख्या मतलब तुलना में समान होनी चाहिए। और तुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस परिमेय संख्या के अंश और हर को एक समान संख्या से गुणा करके ज्ञात करते हैं। जैसे इसको मैंने 4 से गुणा कर दिया अंश को, तो हर को भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को एक समान संख्या से गुणा करने पर उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, तो 8 बटा 12 ये क्या होगी, एक तुल्य परिमेय संख्या है। 2 बटा 3 की तुल्य परिमेय संख्या होगी 8 बटा 12,
ये हम ऐसे भी कह सकते हैं 8/12 की तुल्य परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी, 2/3। अब यहाँ पर 5 से भी गुणा कर सकते हैं, 6 से भी गुणा कर सकते हैं, 100 से भी गुणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या की अनेक परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर बात करते हैं असहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे मैंने अभी एक परिमेय संख्या लिखी है 2/3। तो 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, तो ये असहभाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है कि 2 और 3 में गुणनखंड ज्ञात करना है। अब 2 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणा 1, और 3 का गुणनखंड 3 गुणा 1। तो असहभाज्य संख्या कौन सी होगी कि ऐसी परिमेय संख्या जिसमें केवल अंश और हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, उन्हें असहभाज्य परिमेय संख्या कहते हैं। अगली आती है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसमें कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2। अब यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका मान अनिश्चित होता है। कि जैसे हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान अनंत रूप में आएगा। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान भी अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यदि हम √4 की बात करते हैं तो आपको पता है 4 का वर्गमूल कितना है, 2। तो √4 को हम क्या कह सकते हैं, ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और √7 ये भी अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पाई का मान हम लेते हैं 22/7। तो ये 22/7 पूरा मान नहीं होता, ये लगभग मान होता है, इसको हम लगभग मान लेते हैं। और अगली जैसे ये संख्याएं हैं 0.1 0 1 0 3 4 3 0, इस प्रकार से आगे तक अनंत तक चलती है। तो ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये आसान और अनवसानी संख्याएं हैं। अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होगी कि ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह हो, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या कहते हैं और इनको r से प्रकट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको असत्य और सत्य बताना है। जैसे पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। शून्य एक परिमेय संख्या होती है। √4 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब आपको मैंने डायग्राम के अनुसार बताया था कि जैसे ये तो प्राकृत संख्या है, इसके अंदर प्राकृत। अब यहाँ पर इस प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं, अब प्राकृत के अंदर तो नहीं रहेगा, 0 बाहर रहेगा, तो हमारे पास एक अलग से वर्त बन गया। तो ये पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या कि पूरा वर्त इस वर्त के अंदर है सारी संख्याएं, और 0 को शामिल कर लिया तो ये पूर्ण संख्या बन गई। तो यहाँ पर है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 बाहर है, प्राकृत संख्या का जो वृत्त है उससे बाहर है। तो हम यहाँ पर ये जो कथन है वो क्या होगा, असत्य होगा। कारण क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर 0 एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल शुरू करते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में
सारी होती है, ऋणात्मक संख्या हो गई, शून्यात्मक संख्या हो गई और धनात्मक संख्याएं हो गई। अब इन सभी को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या होगा, सत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या जैसे -1 को 1/1 लिख सकते हैं, +1 को 1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 4 एग्जाम्पल और हैं जिसमें आपको असत्य और सत्य बताना है। तो एक बार चेक कीजिए, अगले वीडियो में आपको इनका हल बता देंगे।